पाकिस्तान में तो अक्सरियत की तादाद इतनी है कि जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़े। मैं क्या कोई भी अदर पर्सन भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है वीज़ा की, क्योंकि वीज़ा देना होता है एम्बेसडर ने। 50,000 में वीज़ा मिल जाए, 50,000 के करीब बन जाएगा मैक्सिमम भी, अगर हम जाएं तो समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। विजिट वीज़े के लिए भी। जी बिल्कुल, विजिट वीज़ा। लाहौर में कई जगहों पे लोग बैठे हैं जो ये दावा करते हैं हम 3 दिन के अंदर आपको कनाडा का वीज़ा दे देंगे। ऐसा मुमकिन है कनाडा का वीज़ा? जो इस तरह के फ्रॉड एक्टिविटीज़ का शिकार हो चुके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। हर किसी का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान से बाहर घूमने जाए, काम करने जाए, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मईशत के अभी हालात तो वाक़यात हैं, उसके बाद बहुत सारे नौजवान जो है वो पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें वीज़ों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ बड़े ही स्पेशलिस्ट गेस्ट हैं फ़ायज़ा कमल साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीन करें ये पॉडकास्ट सब देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ इन्फॉर्मेशन के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ इन्फॉर्मेशन के नाम पे, वीज़ों के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। लोगों के से पैसे लेकर लोग भाग जाते हैं, यहाँ तक कि जो है ना वो वीज़े भी फेक दे रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ फ़ायज़ा कमल साहबा मौजूद हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, वीज़ा एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दें कि विज़िट वीज़ा, हर कोई चाहता है कि हम विज़िट वीज़ा पे जाएं। किन किन कंट्रीज़ का आसानी से मिल जाता है? विज़िट वीज़ा जो होता है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मोस्टली लोग जो हैं वो सेटलमेंट के हवाले से कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ का विज़िट करना चाह रहे होते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा ईज़िली मिल जाता है अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके एम्बेसी तक वो पहुँचाते हैं। तो लाहौर में कई जगहों पे लोग बैठे हैं जो ये दावा करते हैं हम 3 दिन के अंदर आपको कनाडा का वीज़ा दे देंगे, और कई यहाँ तक दावा करते हैं 24 घंटे के अंदर आप सिर्फ आपने अपना पासपोर्ट लेके आना है, 2 तस्वीर लेके आनी है, आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा मुमकिन है कनाडा का वीज़ा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जो इस तरह के फ्रॉड एक्टिविटीज़ का शिकार हो चुके होते हैं। जैसे कि एम्बेसी का एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम फ्रेम है, उनकी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं जाके। एक बायोमेट्रिक होते हैं आपकी पूरी फ़ाइल, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, बायोमेट्रिक के बाद एम्बेसी रिस्पॉन्स करने में टाइम लेती है 30 to 40 वर्किंग डेज़ का। तो ये बिल्कुल गलत है कि 24 घंटे में वीज़ा मिल जाएगा, 3 दिन में वीज़ा मिल जाएगा, हफ्ते में वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग हैं विजिट वीज़ा लगवा भी लेते हैं, सही लग जाता है उनका, और वो वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ फिर खरगोश बन जाते हैं। खरगोश टर्म। जी जी। तो क्या उनको फिर वहाँ कोई इश्यूज होते हैं, वो बाद में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं वीज़े को? देखिए, आप विज़िट पे गए हुए हैं, विज़िट पे रहते हुए अगर आप बोलें कि मैं वहाँ पे वर्क कर लूँ, मैं वहाँ पे PR ले लूँ, मुझे इमिग्रेशन मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप यहाँ से विज़िट पे गए हैं तो विज़िट का एक प्रोसेस कंप्लीट करके आप वहाँ पे पहुँचे हैं। अगर आपने वहाँ पे वर्क वगैरह भी करना है, PR की तरफ भी जाना है, तो उनका एक प्रोसेस है जिससे गुजर के आपको जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं तो वर्क के हवाले से पहले अपनी जॉब सर्च करें, रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप हेल्प ले लें, किसी कंसल्टेंट या लॉयर से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इसको बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर वीज़ा के लिए आप अपना पूरा प्रोसेस करेंगे। जब आप विजिट से अदर कैटेगरीज में शिफ्ट होते हैं उसके बाद ही आप PR वाले प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अगर किसी को कनाडा का वीज़ा चाहिए, अब हम कंट्री वाइज चलते हैं, कनाडा का वीज़ा चाहिए, विजिट वीज़ा, जी। तो एक तो विजिट वीज़ा कितनी देर का होता है कनाडा का, वो कितनी देर का मिलता है? दूसरा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो काइंडली बताइए। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो कनाडा छोड़ के आप कोई भी अदर कंट्री भी डिस्कस करेंगे उसके लिए भी सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट है, ID कार्ड है, पिक्चर्स हैं आपकी 2 अदद। आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी तक इसका कनाडा का पहले वीज़ा मिल रहा था, लेकिन अभी उसकी वीज़ा की वैलिडिटी कम हो गई है। अब जितना आप प्लान दे रहे हैं उतना आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे।
जॉब में है तो आपकी सैलरी स्लिप है, आपका सर्विस कार्ड है, एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, बिजनेस है तो आपका एनटीएन है, रिटर्न्स वगैरह हैं, बैंक स्टेटमेंट, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक समझ लें कि एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। विजिट वीजे के लिए भी? जी बिल्कुल, विजिट देखिए विजिट है, विजिट का मतलब है घूमना फिरना। हाँ। आप घूमने फिरने जा रहे हैं, आपके पास आपने अपना इतना बैंक बैलेंस शो करवाना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि वहाँ जाते हैं आप वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम इसमें आपको बात करें सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन के लिए मिनिमम 1 मिलियन रिक्वायर्ड होता है, 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आप उसको 15 करें, 20 करें, 50 कर लें, जितना मर्जी आप उसको ज़्यादा कर लें, वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। फैमिली है तो कम से कम 2.0 3.0 मिलियन तक लाजमी होना चाहिए। तो ये कितनी देर में ये वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही अंदाज से पहुंचाए जाएं एम्बेसी के अंदर, तो कितनी देर में? और ये स्टिकर वीज़ा होता है या ई वीज़ा? इसका जो प्रोसेस टाइम होता है, मैंने आपको बताया कि एम्बेसी की तरफ से 45 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है और इसका ये स्टिकर वीज़ा होता है। प्रोसेस सारा इसका ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चाहिए, आपके बायोमेट्रिक होने हैं सिर्फ जाके जारी में। उसके बाद एम्बेसी का टाइम है रिस्पॉन्स करने का। रिस्पॉन्स जो है वो आपको जैसे ही आता है तो आपका वो वीज़ा स्टिकर होके ही आता है। एम्बेसी आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करेगी, अप्रूवल लेटर आएगा, उससे कंफर्म होगा कि आपका वीज़ा लग चुका हुआ है। फिर अपना पासपोर्ट आप जमा करवाएंगे एम्बेसी में, 3 से 4 दिन के बाद आपका वीज़ा स्टिकर होके आ जाएगा। तो इस वीज़ा को लगवाने के लिए कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट या कोई भी अदर पर्सन है वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकता है। पासपोर्ट सिर्फ एम्बेसी में ही होल्ड होता है। अच्छा, विजिट वीज़ा की कनाडा की बात होगी, अब करते हैं यूके की बात। बहुत सारे लोग यूके भी जाना चाहते हैं और कहते हैं कि बहुत महंगा वीज़ा है। उसका ये बता दें कि उस वीज़े के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं, कितनी स्टेटमेंट चाहिए होती है, और डॉक्यूमेंट्स तो ये सेम ही है सब। देखिए, महंगा वीज़ा की आपने बात की है, महंगा सस्ता ये हमने खुद से ही बनाया हुआ है। अब जो वीज़ा फ़ीस है वो तो वही ही है। अच्छा। अब इसकी जो एम्बेसी की फ़ी है वो 110 पाउंड है, वो तो आपने पे करनी ही है। वो पाकिस्तान तकरीबन 50,000 के करीब बन जाएगा मैक्सिमम भी, अगर हम जाएँ तो। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत महंगी कोई चीज़ है। 50,000 में वीज़ा मिल रहा है? 50,000 वीज़ा फ़ीस है। अच्छा। अब कंसल्टेंट एजेंट आपसे जितना मर्जी चार्जेस, आपने महंगे की बात की तो इसका मतलब है कंसल्टेंट या एजेंट आपसे 25-50 लाख तक डिमांड कर रहा है तो ही महंगा वीज़ा बना ना। वरना अगर कोई भी एजेंट आपसे सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी चार्ज कर रहा होगा, वो कितनी चार्ज कर लेगा? मैक्सिमम 1 लाख कर लेगा, 2 लाख कर लेगा, 3 लाख कर लेगा, इससे ज़्यादा एक्सीड करता ही नहीं है। तो वैसे टोटल कितनी अमाउंट में यूके का वीज़ा लग जाएगा? एम्बेसी फ़ी आपको मैंने बता दिया हुआ, इतनी एम्बेसी फ़ी है। बाकी आप खुद आगे से समझदार हैं। हर बंदा जिसने वीज़ा के लिए बाहर जाना होता है उसने वर्किंग की होती है कि मैंने अगर कोई भी अच्छा कंसल्टेंट या एजेंट देखना है तो वो मैक्सिमम मैं उसको कितना पे कर सकता हूँ। फ्रेश पासपोर्ट पे यूके या कनाडा का वीज़ा लग जाता है? कोई भी कंट्री है उसके लिए आपके पासपोर्ट फ्रेश हो या ट्रैवल हिस्ट्री हो, वो तब तक आपको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा जब तक आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। अब जैसे कि एम्बेसडर अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है कि अगर आप टूर करने जा रहे हैं तो आप वापस आ जाएंगे, इसके लिए आपने अपना कोई सॉलिड प्लान देना है, अपना कवर लेटर, अपने डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ इस तरीके से आप उनको अरेंज करें, इस तरीके से रेडी करके एम्बेसी को प्रेजेंट करें जिससे आपको भी क्लियर हो सके कि मेरे इसमें कितने चांसेस हो सकते हैं वीज़ा लगने के लिए। और जहाँ तक यूके की बात है, यूके एक ऐसा कंट्री है जो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता है, लेकिन उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होना चाहिए। अच्छी होने से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 50 लाख की 1 करोड़ की स्टेटमेंट हो। अगर आप 10 लाख की भी स्टेटमेंट उसको दे रहे हैं, वो आपने इस तरीके से उसको प्रिपेयर किया हो कि आपकी इन आउट जो भी आपका क्रेडिट या डेबिट उसमें हुआ है वो आपका इस तरीके से हो कि आप एक एक अमाउंट का उसको प्रूफ दे सकें। अब जैसे कि एक क्लाइंट है, उसकी एक नॉर्मल रूटीन में बैंक स्टेटमेंट चलती आ रही है 10 लाख 20 लाख, मैक्सिमम उसमें 2 लाख आ गया, 3 लाख आ गया। इससे हट के एकदम से उसमें 50 लाख आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा, 40 लाख आ जाएगा, तो वो उसकी नॉर्मल रूटीन से हट के एक उसमें इन आउट हुआ है। तो उसका आपने कोई एम्बेसी को एविडेंस देना है कि ये मेरी पेमेंट कहाँ से आई है, कहाँ पे गई है। बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट, पाकिस्तान में तो अक्सरियत की तादाद इतनी है कि जिनके रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़े। वो क्या वजह है? वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? देखिए, वीज़ा मैंने आपको पहले बताया कि वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि वीज़ा की 100% गारंटी नहीं होती है। मैं क्या कोई भी अदर पर्सन भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है वीज़ा की, क्योंकि वीज़ा देना होता है एम्बेसडर ने। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी चीज़ों में कोई कमी ना छोड़ें ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं ये भी डॉक्यूमेंट दे देता, ये भी डॉक्यूमेंट दे देता। डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने आपको 4 से 5 बताए हैं, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इनको आप अपलोड करके, हाँ, एम्बेसी को कभी भी गलत
इन्फॉर्मेशन पास ना करें। गलत इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि जैसे कि स्टेटमेंट है, मोस्टली लोग अपनी स्टेटमेंट फेंक देते हैं कि आपकी स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है जैसे कि 5 लाख 7 लाख, आप उसको शो करवा रहे हैं, फॉर्म में लिख रहे हैं 20 लाख 30 लाख, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने कभी किसी अदर कंट्री में अप्लाई किया है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं, विजिट अप्लाई कर रहे हैं, साथ वर्क अप्लाई किया हुआ है, स्टूडेंट अप्लाई किया, उनमें रिफ्यूज़ल्स आ गए हैं लेकिन वो मेंशन नहीं कर रहे होते हैं, या आपके पुराने रिफ्यूज़ल्स होते हैं वो आप मेंशन नहीं कर रहे होते, ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो आप मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। जब आप गलत इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को देते हैं उसमें रिफ्यूज़ल के साथ साथ आप पे बैन भी लगता है। अच्छा, कोई आपके थ्रू कोई वीज़ा के लिए गाइडलाइन जी। लेता है आपसे, तो कितने % चांसेस है कि रिजेक्ट नहीं होगा? हम अपने डॉक्यूमेंट्स की चीज़ों की बेस पे क्लाइंट को कह सकते हैं कि इसमें 80+ में चांसेस होंगे इंशाल्लाह। और हम डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ फाइल उसकी कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट को प्रॉपर चेक भी करवाते हैं, रीड भी करवाते हैं ताकि उसकी सेटिस्फेक्शन हो। अगर वो अप्लाई भी खुद सेटिस्फाई, करती हैं आप? जी बिल्कुल, हम लोग खुद ही करते हैं। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई होता है तो ही डॉक्यूमेंट्स हम उसके एम्बेसी तक आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्लाइंट को तो पता ही नहीं है ना, वो तो तब आया ना आपके पास। अगर उसको पता होता तो वो खुद ही जाता, वो आपके पास आया, उसको तो पता ही नहीं है। अब आगे देखिए, आपने जिस तरह रास्ता दिखाना है क्लाइंट ने उसी तरफ ही चलना है। बिल्कुल, मैं आपको बताने का, रीड आउट कराने का मकसद ये है कि एक बंदा अपना कवर लेटर देख के पढ़ सकता है कि जो मैंने अपनी प्रोफाइल दी है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली जैसे आपने, हमारी पहले बात हुई है कि आपने बताया कि 2 दिन में 3 दिन में सिर्फ पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहे होते हैं, तो वो नहीं दिखा रहे होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं, आपके कवर लेटर में क्या लिखा गया है, आपकी स्टेटमेंट कितनी चल रही है उसमें, आपके जो है वो बुकिंग्स वगैरह क्या है, कुछ भी आपको शो नहीं करवाया जा रहा होता है। कितनी अगर वीज़ा अल्लाह ना करे आपकी तरफ से भी कोई क्लाइंट का जाता है, जी, जी। रिजेक्ट हो जाता है, उसको क्या दोबारा आप अप्लाई करते हो उसी फीस के अंदर या फीस वापस करती है? देखिए, वीज़ा अप्रूवल या रिफ्यूज़ल हमारे हाथ में नहीं होता तो है। आप क्लाइंट को ये पहले मैं, बता देती जी हैं। बिल्कुल, क्लाइंट को पहले से क्लियर करते हैं, हमेशा से ये ये बड़ी समझाते बात हैं, ये हमेशा से समझाते हैं, एक कंसल्टेंट में एम्बेसडर में जो फ़र्क है उसको समझें। कंसल्टेंट का काम है आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करके एम्बेसी तक प्रेजेंट करना। एम्बेसी का काम है वीज़ा ग्रांट करना। वीज़ा ग्रांट हमने नहीं करना है, हम तो हर क्लाइंट का ही चाह रहे होंगे वीज़ा लगे। अब सपोज है एक पर्सन हमारे पास आया, अगर उसका वीज़ा लगता है, उसके फैमिली में, फ्रेंड्स में आगे रेफरेंस बेस पे लोग आते हैं ना, तो हमारी यही कोशिश होती है वीज़ा लगे। लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है क्योंकि ओवरऑल द वर्ल्ड एप्लीकेशंस आ रही होती हैं किसी एक कंपनी से, किसी एक कंट्री से, तो आ नहीं रही है कि हर बंदा गया है उसको वीज़ा मिल रहा है, वीज़ा मिल रहा है। अगर इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको एक कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया है, जो उसके एलिगेशंस हैं उनको क्लियर करके एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट करें। एक ही प्रोफाइल पे फिर बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता है। जब बहुत सारे नए शादीशुदा जोड़े, उनका होता है कि वो यूरोप घूमें, जाहिर सी बात है जो 90s के हैं वो DDLJ की तरह, जैसे शाहरुख और वो काजोल का दिखाते हैं, तो वो उन्हीं कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो वो वीज़े आसानी से मिल जाते हैं शादीशुदा जोड़े को। अगर वो कहें कि हमने हनीमून के लिए लेना है, तो वो फिर हनीमून ही होगा या उसके लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट सेम ही चाहिए। हनीमून प्लान है या आपका कोई भी प्लान, जैसे कि मैंने बताया विजिट वीज़ा है, इसी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन उसकी कैटेगरी आगे चेंज होगी, वो प्लेयर ट्रिप मेंशन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, होता विजिट है लेकिन उसमें प्लान डिफरेंट होते हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेस के हवाले से प्लान जाएगा, शादीशुदा है वो जैसे कि हनीमून के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो प्लेयर ट्रिप मेंशन हनीमून किया वैसे जाएगा। ज़्यादा इजी टू एक्सेस है वीज़े का? बिल्कुल, ये है कि इन्वेस्टर के सामने क्लियर हो जाता है कि वाकई में ही ये विजिटर ही आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि रेशो हमने खुद अपनी ख़राब की हुई है जिससे वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। कि हम लोग जाते हैं किसी भी कंट्री में टूर के लिए ही जाते हैं, हम उनको पूरा इन्वेस्टर को सेटिस्फाई ही करते हैं, मैंने वापस आ जाना है। हम इमिग्रेशन को भी क्लियर करते हैं कि मैंने वापस आ जाना है, लेकिन हम वहाँ पर जाके वापस आते ही नहीं यूरोप हैं। का अगर वीज़ा लेना हो हनीमून का, तो उसके लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? उसकी, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट्स इजीली नहीं मिलती हैं। इजीली से मतलब है कि इसमें जैसे कि बताया आपको 29 कंट्रीज़ हैं, तो हर टाइम पे हर कंट्री की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं होती है। इनके अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए, जो आप चाह रहे हैं कि मुझे अर्लीस्ट मिले, वीक्स में मिल जाए, मंथ्स के अंदर मिल जाए, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है। एम्बेसी की वेबसाइट पर भी वो पेड अपॉइंटमेंट्स होती हैं। वो कितना होता है? वो मैक्सिमम अगर आप जाते हैं तो 30 या 40,000 तक जाता है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। प्लस उनकी 90 यूरो एम्बेसी की फ़ी है, टोटली ही आपका एक्सपेंस आता है। तकरीबन 2 लाख रुपया सीधा पाकिस्तान में। सिंगल पर्सन के लिए हम बात कर लें तो मैक्सिमम जो एम्बेसी फ़ी का और अपॉइंटमेंट चार्जेस का एक्सपेंस आता है वो उसका 70-60 के राउंड अबाउट आता है। 70,000? हाँ जी बिल्कुल। और आपकी अगर फीस डाली जाए? हम लोग सिर्फ 1 लाख चार्ज करते हैं सिंगल पर्सन से। ठीक है, तो तकरीबन 1,70,000 बनेगा। जी बिल्कुल। हाँ, बड़ी बात है। लेकिन कई कहते हैं कि जी अगर कोई इटली का वीज़ा ले रहे
ले जी तो उसको बाकी यूरोप के 27 कंट्रीज में घूम सकता है सिर्फ एक इटली के वीजे से। बिल्कुल ऐसा ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा है। मैंने अभी आपको बताया कि शेंजन में 29 कंट्रीज़ आते हैं। तरीका होता है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, अप्लाई करें, लैंड आप उसमें करेंगे, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी अदर कंट्री में जा सकते हैं। जैसे कि इटली में आज आपने लैंड किया है, कल आप जो है वो माल्टा, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, ग्रीस, स्पेन, कहीं पे भी पूरे 29 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो इन आउट की स्टैंप होगी, वो सिर्फ उसी कंट्री की होगी जिसमें आपने एंट्री की है। हनीमून का जो है वो कितने टाइम में मिल जाता है वीज़ा? जाहिर सी बात है, अब हनीमून के लिए जाना, ये ना 9-10 महीने बाद आए, तब तो हनीमून कहाँ रहना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि जैसे कि अपॉइंटमेंट्स का होता है कि अपॉइंटमेंट्स आपको मिलती हैं 1 मंथ के बाद भी मिल जाती है, 2 महीने बाद भी मिल जाती है। अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट्स लेनी है, एम्बेसी को पे करें, उनकी कितनी वेबसाइट जल्दी पे पे मिल करें। जाएगी? तकरीबन 15-20 दिन बाद उसमें की क्लाइंट के इंटरव्यूज भी होते हैं एम्बेसी के अंदर? हर कंट्री का इंटरव्यू नहीं होता है। इटली है, इटली छोटा सा एक इंटरव्यू लेता है फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। जैसे कि बाकी स्पेन वगैरह है, नॉर्वे वगैरह है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, ये आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, पेपर बेस्ड कंट्रीज़ हैं। बेल्जियम इस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल रहा है। बेल्जियम बेल्जियम का अच्छा भी चल रहा पेपर, है? जी बिल्कुल, बेल्जियम का भी पेपर बेस्ड वीज़ा है। ये वो कंट्रीज़ हैं जो पेपर बेस्ड में हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली, हंगरी, ग्रीस, ये सारे इंटरव्यू बेस्ड कंट्रीज़ हैं। तो इंटरव्यू में भी पास करवा देती हैं, बता देते हैं आप सर, क्लाइंट हम को? क्लाइंट्स को क्वेश्चंस गाइड कर सकते हैं, हम पास नहीं करवा सकते हैं उसमें, मतलब लेकिन उसको गाइड करते गाइडलाइन दे देते हैं जिसमें ये कह सकते हैं कि उसके अप्रूवल की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। स्टडी वीज़े के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपसे लेना चाहें तो? एक चीज़ को मैं डील ही नहीं करती, उसके बारे में मैं गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी पास नहीं कर सकती हूँ किसी को भी। सही इन्फॉर्मेशन तो होगी ना आपके पास? सर, एक चीज़ को मैं डील डील ही ही नहीं नहीं कर रही करते। हूँ तो चलें जी, इन्फॉर्मेशन हम कैसे दूँ? विजिट की बात ही करते हैं। चलें जी, ये तो कंट्री हो गया, हमने यूरोप देख लिया, कनाडा इसके अलावा अमेरिका की बात कर लेते हैं। जी जी। अमेरिका बहुत से लोगों का है कि वो जाएं, हम्म। लेकिन कहते हैं कि अमेरिका का वीज़ा जो है वो इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, हर बंदा ही ख्वाब देखता है कि मैं अमेरिका में ही जाऊँ। और अमेरिका का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसका विजिट वीज़ा जो लगता है वो 5 साल का मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ ही लगता है। अच्छा। अगर आपका पासपोर्ट है, सपोज़ करें कि वो नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर हो रहा है, फिर भी आपको 5 साल का वीज़ा ही ग्रांट किया जाएगा और आपका वो नेक्स्ट पासपोर्ट भी चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है कि इसकी जो एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट आती है वो तकरीबन आती है 1-1.5 साल बाद की। अगर आप अभी अमेरिका के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर जो है वो नवंबर-दिसंबर 2025 की अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसका भी वही हिसाब है, अर्लीस्ट डेट की अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं 1-2 महीने बाद की, तो वो फिर आपको पेड मिलती है 60-70-50,000 तक की। अगर वो भी पेड ले लेते हैं उसके बाद इसमें कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए अमेरिका के लिए? बैंक और स्टेटमेंट 1 मिलियन ही रिक्वायर्ड है। आप देखिए, विजिट होता है, विजिट आपका जो है वो बेशक 5 साल का है, लेकिन उसमें आपकी एंट्री 6 माह की है। लेकिन 6 माह वहाँ पे विजिट के लिए थोड़ी जा सकते हैं, इतना तो आपके पास अपना बैंक बैलेंस शो करवा रहे हैं कि मैं 6 महीने वहाँ पे सर्वाइव कर लूँ, बगैर कुछ कमाए मैं 6 महीने वहाँ पे तो रह वहाँ लूँ, रह तो भी जाते हैं, कोई कनाडा जाके वापस फिर अमेरिका आ जाते हैं, ये भी तो करते हैं लोग। तो गलत में आ जाता है ना कि एक इलीगल में चला जाता है कि आप गए कनाडा में हैं, आप वहाँ से अमेरिका चले गए हैं, आप विजिट पे रहते हो, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। आपको उनका एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, या तो अपना आप स्टेटस चेंज करेंगे फिर आप जा सकते हैं वहाँ पे। नहीं, 5 साल का वीज़ा है, 6 महीने रह सकते, 6 महीने बाद एग्जिट करना ज़रूरी है। एग्जिट करना है, लेकिन जब आपके पास दूसरे कंट्री का वीज़ा ही नहीं तो आप वहाँ पे कैसे एग्जिट कर वो सकते हैं? वहाँ से कहते हैं कि मिल जाता है उधर से उनकी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं जी होता, ये बिल्कुल। सारा हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये जो रूमर्स हैं हाँ जी, ये सोशल मीडिया पे यही ज़्यादा घूम रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो यानी कि अमेरिका के वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स भी वही सेम चाहिए होते हैं, पैसे भी उतने चाहिए होते हाँ, हैं? बस इसका इंटरव्यू बेस्ड में वीज़ा होता है। इंटरव्यू के लिए आपको अपेयर होना पड़ता है, वो डायरेक्ट एम्बेसी में ही आपको जाना पड़ता है। आप इस्लामाबाद चले जाएँ, कराची चले जाएँ, सिर्फ 2 ही जगह जहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इंटरव्यू में अगर आप समझ में आ रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। और कितनी बेसिकली रेशो है वैसे, मतलब अगर सक्सेस वीज़ा देखा जाए तो कितने परसेंट है चांसेस के लगता है? अमेरिका जो है वो इसके भी वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी बेहतर चल रही है। समझ सकते हैं कि इसके 80-90% का भी चांसेस चल रहे हैं वीज़ा अच्छा, लगने के। जी बड़ी बिल्कुल। बात है। और फ्रेश पासपोर्ट पे भी इसका यूएसए का वीज़ा लगता है। अभी रिसेंटली फैमिली है हमारा, उसका वीज़ा लग के आया है और वो फ्रेश पासपोर्ट पे ही लग के आया है। फ्रेश पासपोर्ट? जी, वो भी मैंने विजिट आपको वीज़ा पहले था? ही क्लियर किया है कि विजिट के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना मैटर नहीं करता है। ट्रैवल हिस्ट्री एक प्लस पॉइंट में ज़रूर आ जाता है कि आपका एक बैकएंड क्लियर होता है कि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते रहे हैं, वहाँ पे आप सेटल नहीं हुए हैं, आपने कोई उनके रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, कोई आप इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस नहीं रहे हैं, इसलिए सिर्फ एक प्लस पॉइंट में आ जाता है। अच्छा, वैसे मुझे फायदा से बात करते हुए थोड़ा सा एक चीज़ का मुझे जो प्लस पॉइंट लगा है कि ये टू द पॉइंट बात करती है। वो जितने भी वीज़े वाले होते हैं ना, वो ऐसे बात को पूरी तमहीद बांधते हैं
और फिर अपना असर छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि जी हाँ जी क्लाइंट साहब आए, हम आपको पकड़ते हैं। मैं इनसे बात पूछ रहा था, मुझे था कि ये कहीं ना कहीं इस तरह करेंगे पूरे इंटरव्यू के अंदर। ये थोड़ा पॉइंट रही हैं, इन्होंने कोई इधर उधर नहीं, मैं डील ही नहीं करती, मैं क्यों बताऊँ। और जो बात थी उसका डायरेक्ट थोड़े से देर में जवाब दे रही है, बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा है। और वाकई सही बंदी है, इससे आप करवा सकते हैं। अगर आपसे कोई करना चाहे राब्ता तो किस तरह राब्ता करे, कहाँ होती हैं आप, और किस तरह, क्या टाइमिंग है आपकी, क्या फ़ीस है आपकी? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैम ये बिल्कुल मेरे बैठने का या बात करने का मकसद ये नहीं कि आप लोग मेरे से ही अप्लाई करें आगे। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसी की वेबसाइट्स पे जाएं, उनको विज़िट करें, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखें। आप खुद घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास आने का, अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि जो बारीकियाँ आपको नहीं पता होती हैं, हम वहाँ पर वर्क करके आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। अगर आप हमारी रहनुमाई लेना चाहते हैं, हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। नहीं कहाँ कहाँ ऑफिस है आपका? हमारा ऑफिस मॉडल टाउन लिंक रोड लाहौर। अच्छा, चलें जी। फ़ायज़ा कमल साहबा के साथ आप लाजमी रब्ता करें। और जो भी वीज़े के हवाले से ये फ़ीस आपकी पहले होती है या बाद में जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो हम इनिशियली ही चार्ज करते हैं। पूरी करते हैं? नहीं, उसमें क्लाइंट को थोड़ा-सा हम लोग रिलैक्सेशन देते हैं, सिर्फ़ इसी पर्पज़ के लिए। देखें, क्लाइंट आते हैं, विज़िट करते हैं, कहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई बंदा उनको ग्रैब कर लेता है, क्लाइंट वहाँ पे मूव हो जाता है, तो हमने उस पे वर्किंग करनी होती है। कितनी देर होगी आपको ये काम करते हुए? 5 साल से ऊपर टाइम हो 5 गया। साल में कितने वीज़े आपकी कंसल्टेंसी के अंदर लग चुके हैं? हमारे अपने जो इदारे की रेशियो है वो 75% अप्रूवल रेशियो है। तादाद एक है वैसे इतने वीज़े। कनाडा के, अमेरिका के कितने वीज़े लगे हैं? ऐसा कोई एक स्पेसिफिक फिगर नहीं है मैं आपको दे सकती हूँ। मैं आपको ओवरऑल जितने भी हम कंट्रीज़ को डील कर रहे हैं उसकी परसेंटेज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बड़ी बात है, 75%। जी। गुड है। तो यानी कि पैसे भी इतने नहीं, ये जो सोशल मीडिया पे होता है कि जी 50 लाख रुपया दे दें, 60 लाख रुपया दे दें आपको, 3 महीने के अंदर आपको जो है ना वो कनाडा भेज देंगे, अमेरिका भेज देंगे, या यूरोप किसी कंट्री में भेज देंगे, यूके में भेज देंगे। तो ऐसा कुछ है? जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया, वीज़ा की फ़ीस वही है जो आपने एम्बेसी को पे कर दी है। बाकी हर कंसल्टेंट, हर एजेंट जो है वो आपसे 50,000 एजेंट के पास जाना चाहिए या कंसल्टेंट के पास? वो भी कैसे पता चलेगा कि ये कंसल्टेंट ठीक है या ये एजेंट ठीक है? वो अब जगह जगह पे बैठे हुए हैं लोग। मैं किसी को यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकती हूँ, किसी को नॉमिनेट करके मैं नहीं कह सकती हूँ आप इनके पास ना जाए, इनके पास ना जाए। वो तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस खुद तो बता वर्क ही करना सकते था। हैं ना आप। नहीं सर, मैं यहाँ पे बैठ के किसी भी कंपनी को या किसी नाम ना भी लें, एजेंट एक्सपीरियंस बता दें कंसल्टेंट को जो है वो नहीं कि कर जो सकती। सोशल मीडिया पे फ्रॉड हो रहा है उनको तो बचाना है हमने, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ भी है। उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करते हैं। बस मैं थोड़ा सा लोगों को यही गाइड करना चाहती हूँ कि जो पर्सन आपसे ये बोले कि आप मुझे अपना पासपोर्ट दे दें, अपना पासपोर्ट दे दें, इतने अरसे में आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो आपका पासपोर्ट होल्ड कर ले, आपसे पेमेंट्स की डिमांड करे 20, 50, 30, 10 लाख जितना भी, वो उनसे आपको बचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि और जहाँ तक आपने एजेंट की बात की है, तो एजेंट हजरात वही होते हैं जिस तरह आपने बात की कि मार्केट में 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख चल रहा है। तो मेरे पास कोई मैं आपका पासपोर्ट होल्ड कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है। अथॉरिटी से मतलब कि मैंने वीज़ा ग्रांट करना ही नहीं है। मैंने आपको फ़ाइल कंप्लीट करके दे दिया, आप फाइल जाके एम्बेसी में जमा कराएं, अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। कनाडा का वीज़ा 3 महीने में आ जाता है 45 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है। और अमेरिका का अमेरिका अगर का अपॉइंटमेंट टाइम से मिल गई है? आप इंटरव्यू में अपेयर हुए हैं, इंटरव्यू दिया है, अगर आपको वीज़ा मिलेगा वो उसी टाइम पे आपको अप्रूवल लेटर देंगे, आपका पासपोर्ट रखेंगे, 3 से 4 दिन में वीज़ा स्टिकर होगा, आपको कॉल आ जाएगी, अपना पासपोर्ट ले लें। और यूरोप के लिए? यूरोप का ये है कि जब अपनी फ़ाइल जमा करवाते हैं, फ़ाइल जमा होने के बाद कुछ कंट्रीज़ 25 डेज़ में रिस्पॉन्स कर देती हैं, कुछ 20 डेज़ में, कुछ 2 मंथ्स का टाइम भी लेती हैं। ठीक है, ओके। और यूके का? यूके का मैक्सिमम जो टाइम फ्रेम है 25 डेज़ का है। 25 हाँ डेज? जी, वर्किंग डेज़ का आफ्टर फाइल सबमिशन। एक बड़ा अहम सवाल है, वो सवाल ये है कि एक बंदा आए रोज़ किसी भी कंसल्टेंट के पास जाता है, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन वो उससे अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वहाँ से अपनी फ़ाइल लेता है, अपना रिफ्यूज़ल लेटर लेता है, किसी दूसरे के पास चला जाता है, वहाँ से नहीं होता, किसी तीसरे के पास चला जाता है। 5-6 लोगों के पास जाने के बाद एक तो वो खुद भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और उसकी प्रोफाइल भी वो नहीं रहती। तो इसका क्या हल है?
जैसे कि हाँ, ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया कि एक पर्सन है, उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, तो जिस कंसल्टेंट ने आपका पहले केस तैयार किया, वो उसको पता है कि मैंने इसमें क्या चीज़ें मेंशन की हैं, क्या नहीं की। रिफ्यूज़ल आता है तो उसको पता होगा कि मेरे पे ये एलिगेशंस लगे हैं, मैंने इसको क्लियर करना है, रिमूव किस तरीके से करके एप्लीकेशन को दोबारा सबमिट करना है। लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं, एक तो हम लोग जब हम पता चलता है हमने बाहर जाना है, हम सोशल मीडिया बड़ा देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, इस कंट्री का वीज़ा खुल गया, वहाँ पे अप्लाई कर दें। हम लोग इतने बेसब्रेपन का उसमें मुजाहरा कर रहे होते हैं कि हम पिछले कंसल्टेंट या एजेंट से ना तो अपनी फ़ाइल चेक करने का बोलते हैं, ना ही अगले क्लाइंट को अगले एजेंट को बताते हैं कि मैंने पीछे अपना केस अप्लाई किया हुआ है किसी से, ना ही हम उसको ये बताते हैं कि मेरा उसमें रिफ्यूज़ल आया है या नहीं आया है। हम चीज़ें क्लियर करते ही नहीं हैं नेक्स्ट कंसल्टेंट के पास भी जाके। ये जो चीज़ें होती हैं, ये तो आपकी प्रोफाइल ख़राब तो करती ही हैं, लेकिन ख़राब करने के साथ साथ ये आपकी एप्लीकेशन को बैन की तरफ भी लेके चलती हैं, क्योंकि आपका रिफ्यूज़ल आया, आपने एम्बेसी को नहीं दिया, मतलब कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन पास की। अदर कंसल्टेंट के पास गए हैं, उसको नहीं पता पिछली एप्लीकेशन में क्या था, कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम से आपकी एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूँ, एक नया केस रीसबमिट कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने किन चीज़ों को कवर करना है कि दोबारा से वो एलिगेशंस आपके ना लगें। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी लोगों को कि प्लीज़ या तो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बना लें। अगर खुद नहीं बना सकते हैं तो किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट को इतनी अथॉरिटी ना दें कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आप खुद ही जिस तरीके से मर्जी तैयार कर दें, मुझे सिर्फ वीज़ा चाहिए। डॉक्यूमेंट्स को देखें, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें कि उसने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए हैं, आया उसने जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं वो मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेरे चांसेस को बढ़ा सकते हैं या नहीं। अगर रिफ्यूज़ल आ भी जाता है तो उससे पूरी अपनी एप्लीकेशन लेके फिर अगले आप नेक्स्ट कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाए। अच्छा, आप कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह करेगा? हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट पेजेस हैं, वहाँ पे हमें विज़िट कर सकते हैं। FK वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से हमारा ऑफिस है मॉडल टाउन लिंक रोड पे। हमारा यूट्यूब चैनल है, डिफरेंट हमारे पेजेस हैं, फेसबुक पेज है, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नाम से क्या फेसबुक जी, पे? FK वीज़ा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अच्छा, वहाँ आपसे रब्ता किया जा जी, बिल्कुल रब्ता किया जा सकता है। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे 24 घंटे जो है वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। मैंने पूरी कोशिश की है इनसे सारे सवाल पूछें। आपके पास भी अगर कोई सवाल है, कोई वीज़ा लगवाना चाहता है, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं इनके साथ एक और नशिस्त रखना चाहूँगा ताकि इसको मज़ीद आगे लेके चलें, लोगों के फ़ायदा करें। और इनसे आप लाजमी मॉडल टाउन लिंक रोड में जाएँ, इनसे रब्ता करें। और हम भी कोशिश करेंगे कि नीचे इनका नंबर दे दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और फ्रॉड से बचना है आपने, और वहाँ जाके खरगोश नहीं होना, वो भी बड़ा इलीगल वे है। आजकल सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि वीज़े पे जाएं और वहाँ जाके रुक जाएं। वहाँ भी वही हालात हैं जो यहाँ हालात हैं, वहाँ तो कुछ अच्छा नहीं मिल जाना। तो वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वही सारी स्ट्रगल है। अगर वो यहाँ करेंगे यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ करेंगे तो वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। ये बस आपकी एक वहम है जो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर आप विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं, हनीमून के लिए जाना चाह रहे हैं, घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन आज गेस्ट जो हमारे साथ हैं वो इस हवाले से आपको गाइड कर सकते। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।